जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में समास। ये हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा और पहले के दो टॉपिक हम पूरे पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा है और साथ में वर्ण विच्छेद के बारे में भी पढ़ा है। अगर आपको हमारे ये दो टॉपिक बहुत अच्छे लगे हैं, इनमें आपको सारी डिटेल्स मिल गई है, तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा है समास। देखिए, समास क्या होता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। समास जो होता है हमेशा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जो भी ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को समास कहते हैं, या किसी पूरे बड़े वाक्य का छोटा रूप ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले आपसे पदों के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए किस समास में पहला पद प्रधान होता है। तो देखिए, अव्ययी भाव समास जो होता है इसमें पहला पद, प्रथम पद या पूर्व पद भी इसको कहा जा सकता है, तो ये पद इसमें प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद या दूसरा जिसको कहा जाता है दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। पहला पद संख्यावाचक, ठीक है, पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा। कर्मधारय में जो होता है वो दूसरे पद में विशेषण विशेष्य और उपमा उपमेय का लोप होता है। ठीक है, दूसरा पद, या आप ऐसा ही बोल सकते हो कि दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। और बहुब्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता है, बल्कि किसी तीसरे पद की ओर इसमें संकेत होता है। जैसे कि मैंने कहा कि नीलांबर, नीलांबर जो है वो कर्मधारय में भी आता है और वो बहुब्रीहि में भी आ सकता है। वैसे ही मैंने कहा विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प, ठीक है, वो किस में आएगा, वो बहुब्रीहि समास में आएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। तो अव्ययी भाव समास जो होते हैं इसमें कोई भी प्रकार नहीं होते हैं। प्रकार होते हैं केवल किसमें, तत्पुरुष समास में। और तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं, तो पहला जो होता है वो होता है कारक चिन्हों के आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर। दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। और तीसरा जो इसका प्रकार होता है उसको कहा जाता है नय, नय तत्पुरुष। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का तत्पुरुष समास होता है, जिसमें पहला जो है वो है कारक चिन्हों के आधार पर है, और दूसरा जो है वो है अलुक तत्पुरुष, और तीसरा जो है वो है नय तत्पुरुष। अब इसमें कारक चिन्हों के आधार पर जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। आपने कारक की विभक्तियां तो जरूर पढ़ी होगी, तो उसी के आधार पर ये 6 प्रकार के होते हैं। जैसे कि कर्ता ने कर्म को, तो इसमें कर्ता नहीं गिना जाता है, कर्ता और संबोधन को तत्पुरुष समास में नहीं गिना जाता है। गिना जाता है तो किसको, कर्म से गिना जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अर्थ से अलग, संबंध काकी के अधिकरण में पर। ठीक है, कर्म, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। करण, इसमें आप नीचे चिन्ह भी लिखते हुए चलिए तो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए समझने में। मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा देती हूँ। पहला क्या है आपका, कर्म, कर्म
तत्पुरुष समास। अब कर्म तत्पुरुष समास जो होता है इसमें को चिन्ह का लोप होता है, कर्ता ने कर्म को। फिर दूसरा है करण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान, अपादान से, और से भी कौन सा, अर्थ से अलग, अर्थ से अलग, अपादान से संबंध का की के और अधिकरण में और पर। ठीक है, हो गए 6। तो देखिए कारक चिन्हों के आधार पर जो तत्पुरुष समास होता है वो 6 प्रकार का होता है। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। जब भी जिस शब्द का विग्रह होता है तो विग्रह की स्थिति में अगर ये वाले चिन्ह आ जाए, को, से, के लिए, से, का, की, के या में पर, तो समझ जाना कि इन्हीं में से कोई एक वो तत्पुरुष समास होगा। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि देशभक्त, तो देश का भक्त का आ रहा है इसमें, तो कौन सा समास होगा, वो संबंध तत्पुरुष होगा। मैंने कहा आप बीती, आप पर बीती, है ना, आप बीती का अगर विग्रह किया जाता है तो क्या होता है, आप पर बीती, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, अधिकरण तत्पुरुष में आएगा। मैंने कहा राजकुमार, तो राजा का कुमार, तो भी किस में आएगा, वो संबंध तत्पुरुष में। मैंने कहा पथ से भ्रष्ट, अब पथ से अलग हो रहा है वो, मतलब कि अर्थ से अलग हो रहा है, तो वो कौन सा आएगा, अपादान तत्पुरुष आएगा, अपादान तत्पुरुष समास। मैंने कहा हस्त से लिखित, हस्त से लिखित, हस्तलिखित, ठीक है, तो वो करण तत्पुरुष के अंतर्गत आ गया। उसके बाद में मैंने बताया था रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो वो कौन सा कहलाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। रसोई के लिए चिन्ह आ रहा है, तो रसोई के लिए क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। मैंने कहा गौशाला, गायों के लिए शाला, तो वो भी कौन सा आएगा, संप्रदान तत्पुरुष में के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप सारे के सारे तत्पुरुष समास पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, अभी हम सारे समास की पूरी डिटेल पढ़ने वाले। मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने बताया समास किसे कहते हैं, तो दो शब्दों से मिलकर बने शब्द को समास कहा जाता है, या किसी बड़े वाक्य का संक्षिप्तीकरण ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। जिस पद में पहला पद प्रधान हो उसको अव्ययी भाव समास कहा जाता है, जिसमें उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान हो उसको तत्पुरुष समास कहा जाता है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो उसको द्विगु समास कहा जाता है, जिस पद में दूसरा पद प्रधान हो और साथ में उपमेय, उपमान या विशेष की संज्ञा दी जाए तो वो कर्मधारय समास कहलाता है। और जिस पद में दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास, और जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। उसके बाद में इन सभी समासों में से केवल एक ही समास है जो काफी बड़ा है, जिस विस्तृत है, जिसके अन्य भाग भी हैं, जैसे कि तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के आगे चलकर 3 और भाग आ जाते हैं, जिसमें कारक चिन्हों के आधार पर अलुक और नए हो जाते हैं। कारक चिन्हों के आधार पर मैंने आपको 6 प्रकार बता दिए हैं। अलुक तत्पुरुष जो होता है वो किसी भी चिन्ह के लिए रूढ़ होता है, फिक्स होता है। अगर आपको कोई ऐसा शब्द दिया, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया खेचर, खेचर से आपके दिमाग में केवल एक ही बात आ जाएगी कि पक्षी के बारे में बात की है, ठीक है, लेकिन असल में उसका विग्रह क्या होता है, आकाश में चरने वाला। तो आपके दिमाग में तो पक्षी आया, और पक्षी तो फिक्स था आपके दिमाग में, इसीलिए वो किसके अंतर्गत आता है, अलुक तत्पुरुष में आता है। ऐसे ही मैंने बोल दिया चारपाई, तो चारपाई में आपके दिमाग में खटिया आएगा, ठीक है, चारपाई मतलब खटिया, तो आप क्या बोलेंगे कि खटिए के बारे में बात की जा रही है। लेकिन अगर उसका विग्रह देखा जाए तो चारपाई का विग्रह होता है 4 पैरों वाला,
तो वो किसके अंतर्गत आता है? अलोप तत्पुरुष में। ऐसे ही नए तत्पुरुष जिसमें नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है शब्द में, उसी को नए तत्पुरुष समास कहा जा सकता है। जैसे कि अनपढ़ हो गया, अनपढ़ में अन जो शब्द है वो नकारात्मक शब्द है। अनंत हो गया, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो शब्द आएंगे वो नए तत्पुरुष में आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इनके विस्तृत रूप के साथ में। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है और अक्सर आपको स्कोर, आपका स्कोर बढ़ाने के लिए ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हम लेंगे अव्ययी भाव समास। पहले नंबर पर आप समास पढ़िए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है। और इसकी पहचान कैसे की जाती है? तो पहचान के लिए कुछ शब्द होते हैं। अव्ययी भाव समास की पहचान की जाती है कुछ शब्दों के द्वारा। वो शब्द मैं आपको बताती हूं। अनु आ, प्रतिभर, यथा, यावत, हर, उप, उपसु बहुअधि। बहुअधि, जहां भी आपको ये शब्द दिखाई दे मतलब आप पहचान लीजिएगा कि वो कौन सा समास है, वो अव्ययी भाव समास है। जैसे कि कुछ उदाहरण देखे जाते हैं। मैं कुछ समास लिख देती हूँ यहाँ पर और इधर लिख देते हैं विग्रह। विग्रह ना भी लिखो तो भी आप केवल समास से ही पहचान जाएंगे, ठीक है। क्या है समास? समास में मैंने लिख दिया प्रतिभर, प्रतिभर। अब देखिए इसमें पहला पद जो है वो क्या आ रहा है? पहला पद प्रति आ रहा है, मतलब कि पहला पद प्रधान है इसमें और क्या आ रहा है? प्रति आ रहा है। यहाँ पर लिखा है हमने कि प्रति शब्द आ जाए अगर पहले शब्द में तो वो कौन सा समास होगा? वो अव्ययी भाव समास होगा। तो प्रतिभर या प्रतिदिन लिख लो आप, भर मत लिखो, प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में कौन सा समास हो गया? प्रतिदिन में समास हो गया अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन। अब मैंने लिखा भरपेट, दूसरा मैंने उदाहरण लिखा भरपेट, पेट भर के इसका विग्रह होगा। तो देखिए इसमें भी पहला पद क्या आ रहा है? पहला पद आ रहा है इसमें भर, यहां लिखा है हमने भर, ठीक है। तो ये शब्द आ रहा है। दूसरा नेक्स्ट उदाहरण आप देखिए, मैं पहले उदाहरण लिख देती हूँ आपको फिर समझाती हूँ। यथा संभव, यथा संभव। उसके बाद में अनुमान, उसके बाद में हर दिन, उसके बाद है सुस्वागत, अगला है कुछ ऐसे उदाहरण भी आपको आ सकते हैं एक जैसे दिखने वाले शब्द, जैसे गली गली हो गया, दिनों दिन हो गया। तो जो एक जैसे शब्द होते हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? वो भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहां पर मैंने लिखा है यथा संभव, यथा में पहला पद प्रधान है और पहला पद क्या आ रहा है? यथा आ रहा है। ये वाले शब्द अगर पहले नंबर पे आ जाते हैं इसीलिए उनको कहा जाता है कि पहला पद प्रधान है। तो यहाँ पर यथा आ रहा है। अब अनुमान में अनु शब्द आ रहा है, हर दिन में हर आ रहा है, सुस्वागत में सु आ रहा है। और उसके बाद में अगर कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जैसे गली गली, दिनों दिन, हाथों हाथ, रातों रात, है ना, तो वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? वो भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो जब भी आपको किसी भी शब्द में ये सारे शब्द दिखाई दे मतलब आप समझ जाना कि वो कौन सा समास है, वो अव्ययी भाव समास है।
ठीक है, आप समझ जाएंगे बहुत ही आसानी से कि वो कौन सा समास है, वो अव्ययी भाव समास है। या फिर जिन भी शब्दों में ये एक जैसे दिखने वाले शब्द अगर मिल जाए तो भी आप क्या समझ जाएंगे कि वो कौन सा समास है, वो अव्ययी भाव समास है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अव्ययी भाव के बाद में तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है जो काफी बड़ा होता है, इसीलिए हम पहले द्विगु समास के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, काफी बड़ा रहेगा वो, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा हम लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द्विगु समास में पहला पद जो रहता है वो क्या रहता है, संख्यावाचक। पहला पद संख्यावाचक रहेगा इसमें। ठीक है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, तो समास लिखते हैं हम। समास, इसमें भी विग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, डायरेक्ट आप शब्द लिखिए। पहला जो शब्द है मैंने लिख दिया पंचवटी, पंचवटी। दूसरा मैंने लिख दिया नवरत्न, नवरत्न। पंजाब, सप्तऋषि। उसके बाद में मैंने लिखा चौराहा, नवरंग, सप्ताह। सप्ताह के बाद में त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिलोचन। तो जिसमें भी पहला पद जो रहेगा वो संख्यावाचक आ जाए तो समझ जाना कि वो कौन सा समास है, वो द्विगु समास है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पंच, यहाँ पर लिखा है नव। पंचवटी मतलब कि 5 वटों का समूह। नवरंग रत्न मतलब कि 9 रत्नों का समूह। पंजाब 5 आबों का समूह। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। चौराहा 4 राहों का समूह। नवरंग 9 रंगों का समूह। सप्ताह 7 दिनों का समूह। त्रिभुवन 3 भवनों का समूह और त्रिलोचन 3 लोचनों का समूह। तो जहां भी पहला पद संख्यावाचक आ जाए तो समझ जाना कि वो क्या है, वो द्विगु समास है। आपको केवल एग्जाम में शब्द देंगे और शब्दों के हिसाब से ही आपसे पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से किसमें कौन सा समास है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि समास का नाम दे दे और बता दे कि बताइए इसमें इस समास का कौन सा उदाहरण है। क्वेश्चन किसी तरीके से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। द्विगु समास के बाद में तत्पुरुष ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, तीसरे नंबर पे तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास, जैसा कि आपको बताया गया था कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान, जी हाँ, इसमें दूसरा यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। और साथ में इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है इसका वो क्या है, कारक चिन्हों के आधार पर। कारक चिन्हों के आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर पहले आप लिख लीजिए विभक्तियां। ये आपको कारक चिन्ह याद करने में भी आसान रहेगा और कारक याद करने में भी आसान रहेगा। प्रथमा, कर्ता, ने। द्वितीया, कर्म, को। तृतीया, करण, से। चतुर्थी, संप्रदान के लिए। पंचमी, अपादान से, और से भी कैसा, अर्थ से अलग। षष्ठी, संबंध का, की, के। सप्तमी, अधिकरण
में पर अष्टमी संबोधन हे और अरे। देखिए, तत्पुरुष समास में जो पहली प्रथमा विभक्ति होती है और जो अंतिम अष्टमी विभक्ति होती है उसको कभी नहीं गिना जाता है। कर्ता इसमें स्वयं होता है और स्वयं को हम संबोधन नहीं दे सकते हैं, इसीलिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? द्वितीया से। तो द्वितीया से सप्तमी तक सारी की सारी क्या कहलाती है? कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण में जो भी विग्रह होगा तो ये सारे शब्द आएंगे, तभी वो ये अलग अलग तत्पुरुष समास कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि राजपुत्र, राजा का पुत्र, का आ रहा है तो कौन सा हो गया? संबंध तत्पुरुष हो गया। मैंने लिख दिया गौशाला, गायों के लिए शाला। मैं इसके उदाहरण लिखवाऊंगी आपको, तो वो उदाहरण हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही कंटिन्यू कर पाएंगे क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया है, इसीलिए आगे हम बढ़ेंगे। कल की क्लास में मिलते हैं। जय हिंद साथियों।